नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ पॉलिटी लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेसन के साथ उपस्थित है। आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, इंडिया के द्वारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। तो बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बात उस समय की है जब संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था। और उस समय में संविधान निर्माता के समक्ष इशू था कि जो मॉडल हम लोग गवर्नेंस का एडॉप्ट करेंगे वो किस पर फोकस्ड होना चाहिए, स्टेबिलिटी पे या रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। पूरे वर्ल्ड में जो भी सिस्टम डेवलप हुए हैं, दो तरीके के सिस्टम डेवलप हैं, एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और सेकंड है पार्लियामेंट्री सिस्टम। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास आप कह सकते हैं दो मॉडल अवेलेबल है, या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है या पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। कैसे करता है ये आगे के स्लाइड्स में, आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसको देखेंगे। तो जब हमारा जो संविधान निर्माताओं का यह मत बना, क्योंकि अपना देश इन्फेंट कंट्री है यानी आज़ादी जस्ट प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में एक ऐसा सरकार रहे, ऐसा एग्जीक्यूटिव रहे जो रेस्पॉन्सिबल रहे लेजिस्लेचर के प्रति, वो मोर सूटेड है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया के जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। अब इसमें देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बिल्कुल लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसके जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, दोनों को जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग होंगे और आप सेपरेटली वो इलेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसे इंडिया का सिस्टम आप देखिएगा, तो वहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि लेजिस्लेटिव कहते किसको है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। आगे हम लोग पार्लियामेंट के टॉपिक में थोड़ा और डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो लेजिस्लेचर है, यानी इंडिया के केस में सपोज करके देखिए, जो संसद है उसके द्वारा जो कोई कानून बनाया जाता है तो उसको जो लागू करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं? पहला है प्रेसिडेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर, फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब कभी भी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपको अपने दिमाग में इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव मतलब इतना। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि जो कानून है उसको लागू करेंगे। तो लागू कैसे करेंगे? अगर कोई कानून बना है तो उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको रन करेंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जो फॉरेन रिलेशंस है वो आप कह सकते हैं कि कंडक्ट करेंगे। आर्म फोर्सेस का आप कह सकते हैं कमांड करेंगे। ठीक है, साथ ही आप दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव में देखिए दो चीज़ आता है, एक आता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सेकेंड आता है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जैसे कि एमपी है, एमएलए हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर के औसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स में हो। ठीक है, अगर कोई जैसे सपोज किया कोई मंत्री हैं तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जो भी आप कह सकते हैं कि जो अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट है, चाहे आईएएस हो, ठीक है, आईपीएस हो, आईएफएस हो। ठीक है, तो हम यहाँ जब इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे तो हम अपने आप को पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर है, उस पर फोकस्ड होगा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं कि जब पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जब ये डिस्कशन हो रहा था तो जो संविधान निर्माताएं थे उनके द्वारा आप कह सकते हैं ये जानबूझ के इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि उनके आप कह सकते हैं डिस्कशन में यह निकल के आया कि यह जो फॉर्म है, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड है, तो ये ज़्यादा सूटेड है, मोर सूटेबल है एक ऐसे देश के लिए जो अभी आप कह सकते हैं गुलामी की जंजीरों से जस्ट निकल के एक नया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बना है। उसके लिए जो है
वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम लोग डिस्कशन किए कि ये जो आपका डेमोक्रेटिक जो एग्जीक्यूटिव है, यानी दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी यह कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली जो है ऐसा कोई सिस्टम अभी तक डिवाइस नहीं हो सका है जो दोनों चीज़ को फॉलो करता है, यानी स्टेबिलिटी को भी फुलफिल करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करे। इसीलिए जो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम को यहाँ इंडिया में एडॉप्ट किया गया, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था को, क्योंकि ये फील किया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मोर अभी रिक्वायर्ड भी है रेदर की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग चर्चा किए। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि यह जो डिसीजन लिया गया उसके पीछे कुछ और बातें भी थी। मतलब एक तो सबसे पहले था कि फेमिलियरिटी विथ दिस सिस्टम था। जब देखिए 1947 के पूर्व भी जो संविधान निर्माता थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से अवगत भी थे, साथ ही जो सिटीजन हैं वो भी अवगत है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का वहाँ पर रूल था तो उसके आप कह सकते हैं कि जो मॉडल है उस सिमिलर मॉडल पर था। तो आप कह सकते हैं उसके जो प्रोसेस है, उसके जो प्रोसीजरल है से एक अवेयर था। तो उसमें एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है के एम मुंशी का, कि वो कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है वो पार्लियामेंट्री तरीके से बना हुआ है। तो जब इतना एक्सपीरियंस हम लोग एक मॉडल का रख चुके हैं तो अब किसी भी प्रकार के नए मॉडल के को एडॉप्ट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो पहला कारण हो गया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का आपको पता है कि पार्लियामेंट्री बेस्ड सिस्टम है, तो उससे जो प्रोसीजर है अवगत है, सिटीजन भी कह सकते हैं, और एक ट्रेडिशन भी बन गया। तो ईजी होगा एडॉप्ट करना, लोगों को समझना आसान होगा और उसके अनुसार ढलना भी आसान होगा। और इस एक्सपीरियंस को हम लोगों को यूटिलाइज करना है, फिर नए मॉडल को ट्राई नहीं करना है। ठीक है, सेकंड था कि जैसा हम लास्ट में भी डिस्कशन किए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफरेंस दिया गया। जैसा कि हम लोग चर्चा किए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा भी इम्फेसिस किया गया कि अकाउंटेबिलिटी को मोर फोकस्ड किया गया। ठीक है, साथ ही तीसरा जो बात ध्यान में रखा गया वो रखा गया कि एक नया जो कंट्री है, एक वहाँ वह उस तरीके का सिस्टम जो है एडॉप्ट नहीं कर सकता जहाँ की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट हो। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो सरकार में है वो कुछ अलग तरीके की नीति बनाना चाह रहे हैं, और जो है क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होगा, उसके अलग हैं, यानी जो है वो मेंबर कॉमन नहीं है। तो हो सकता है कि अगर कोई सरकार का जो कह सकते हैं कि पॉलिसी किसी दूसरे तरीके का बनाने का हो और संसद उस पर सहमत नहीं हो या उस अलाइनमेंट का नहीं हो, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि लेजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव के बीच ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्योंकि एक्जीक्यूटिव जो है मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव के, तो इसमें आप कह सकते हैं ज़्यादा हार्मोनी रहेगा और एक नया कंट्री एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा वो कंट्री के हित में नहीं रहेगा। तो ये भी एक जो है रीजन बताया गया कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, तो इसीलिए इस मॉडल ज़्यादा सूटेड है। प्लस जो है एक बात बताया गया कि जो इंडियन सोसाइटी है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस है मतलब इस कंट्री में अलग अलग तरीके के रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रेस के लोग, इथनिसिटी अलग अलग है, लैंग्वेज जो है हजारों लैंग्वेज है। ठीक है, यानी डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। तो ऐसे में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने का ज़रूरत है जो कह सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हो। तो ये इसमें जो ज़्यादा स्कोप आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में बनता है, अधिक से अधिक लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन जो है दिया जा सकता है, इसीलिए भी इस सिस्टम को एडॉप्ट किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बातें जो है जब एडॉप्ट किया जा रहा था उस समय का आपका था। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि ये तो एडॉप्ट करने के समय जो संविधान सभा के द्वारा जो बातों को ध्यान में रखा गया उसके बारे में चर्चा की। अब हम लोग देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स अगर देखिएगा, सबसे पहला जो फीचर्स है वो है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप कहने का मतलब हो गया कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों के मेंबर होंगे, लेजिस्लेचर के भी होंगे और एक्जीक्यूटिव के भी होंगे। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई एमपी जो है अगर किसी
यानी कि कोई एमपी अगर नहीं है, ठीक है, यानी दोनों में से लोकसभा या राज्यसभा, उसी तरीके से राज्य के केस में जो है आप विधानसभा या विधान परिषद के अगर मेंबर नहीं हैं तो वह मिनिस्टर नहीं बन सकते। ऑल्दो यह प्रोविजंस किया गया है कि वो मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है मिनिस्टर रह सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर ही उनको किसी न किसी जो है हाउस का मेंबरशिप लेना होगा, अन्यथा उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ये क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो फीचर्स है उसमें से एक है डबल मेंबरशिप, ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव जो है मेंबर होना ही है लेजिस्लेटिव का, ठीक है, तो यानी दोनों हाउस में से किसी का एक मेंबरशिप उनको ज़रूरत है, ठीक है। साथ में उसका एक जो है आपका एक फीचर्स है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? ये देखिए क्या है ना कि मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं आपका लोकसभा और जो है पार्लियामेंट का। देखिए होता क्या है ना कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं एक टीम के रूप में काम करेंगे, प्लस जो है ये कहा गया कि वो साथ में स्विम करेंगे, साथ में जो है सिंक करेंगे। कहने का मीनिंग उसका ये है कि यानी जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें सभी लोग एक साथ रहेंगे। ऐसा हो सकता है बहुत बार जब डिसीजन लिया जा रहा है तो हो सकता है कि उनका पर्सनल मत कुछ और हो, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हर एमपी का अपना अपना मत जो है हो सकता है, ठीक है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनको एक ही वॉइस करना है, ठीक है, यानी वन वॉइस प्रिंसिपल होता है। यानी अगर कोई डिसीजन ले लिया गया, ठीक है, सपोज कीजिए कि कैबिनेट के डिस्कशन हो रहा है किसी पॉलिसी पे, तो उस समय वो अपना राय प्रकट कर सकता है कि हाँ इस तरीके का पॉलिसी बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो अपना वहाँ पर वो मत रख सकते हैं जब कह सकते हैं कि कैबिनेट का बैठक हो रहा है या काउंसिल का बैठक हो रहा है। लेकिन अगर जो डिसीजन ले लिया गया तो उसको जो है डिफेंड करना है सभी को, फिर उसमें आप इंडिविजुअल जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करेगा। क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लगता है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई मंत्री के खिलाफ ही लगेगा। अगर कोई मंत्री के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस अगर लूज होता है पार्लियामेंट का, तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ज्वाइंट अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान रखना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के वही फीचर्स हैं। और जो कैबिनेट डिस्कशन जो है उसको सेक्रेट रखना, इसीलिए बाद में देखिएगा चर्चा करेंगे हम लोग कि उनको सेक्रेसी का जो है उनको ओथ भी दिलाया जाता है, ठीक है। अगर कोई अब आपके मन में आएगा अगर कोई मिनिस्टर्स जो है अगर एग्री नहीं हो रहे हैं कि उनका अपना विचार जो है वही प्रकट करेंगे, तो उनको एक ही ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा जो भी डिसीजन लिया गया है कलेक्टिवली ज्वाइंट रूप से, अन्यथा आप रिजाइन करेंगे तब, ठीक है। यानी एक तरीके से क्या होता है कि प्रैक्टिकली अगर हम आपको बताएं तो सपोज किया जाए कि कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया तो जितना भी मिनिस्टर हैं उनको डिफेंड करेंगे, ठीक है। और ये अगर कोई भी जो आप कह सकते हैं कि कोई कानून है उसके सफलता या असफलता के लिए दोनों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ठीक है। क्योंकि इस पर आपको प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चंस बार बार अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट से पूछे जाते रहे, तो क्लियर रहेगा, तो आप जो है कभी भी मिस इस चीज़ को नहीं कीजिएगा। उसके नेक्स्ट फीचर में है मेजोरिटी पार्टी रूल। इसमें कहता है इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मेजोरिटी पार्टी रहेगा वही सरकार बनाएगा। मेजोरिटी है, ये नहीं है कि 50% से अधिक तो उनको जो है मेंबर का सपोर्ट होना ही चाहिए, उसी को बोलेंगे मेजोरिटी। नोट की अगर सपोज किया जाए इंडिया में 543 है तो 272 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर किसी पार्टी का इससे कम है तो कोलिशन का गवर्नमेंट बन सकता है, ठीक है। तो यानी जो सिस्टम है वो है मेजोरिटी पार्टी का कि 50% से अधिक जो है, चाहे वो सिंगल पार्टी का हो या फिर एक या कोलिशन से हो। सिंगल पार्टी भी ला सकता है, मेजोरिटी में आ सकता है, और नहीं तो जो है कोलिशन का जो है गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है, यानी वही सरकार बनाएगा। मेजोरिटी पार्टी रूल है यहाँ पर, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। और मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? तो आपको पता है कि जो है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो है शपथ भी दिलाना, प्लस जो है अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये
एक और फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का कंसेप्ट है। कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल आपका है एग्जीक्यूटिव है, यानी हेड ऑफ जो आप कह सकते हैं जो स्टेट है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 74 का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रेसिडेंट जो काम करेंगे वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। आगे एक अलग टॉपिक में इसका और डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तत्काल के लिए इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट कुछ और फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसमें से एक है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो उसको जो है प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम भी कहा जाता है, कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, प्लस जो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस सिस्टम में प्रेसिडेंट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो है लीडर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, लीडर ऑफ द पार्टी भी होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फीचर्स के बारे में बात करते हैं, वो है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। देखिए जो भी मिनिस्टर्स होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर सिंगल पार्टी है तो एक ही पार्टी के होंगे, तो उनकी जो विचारधारा होगी या पॉलिटिकल जो थॉट्स होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। अगर आप देखिएगा कि कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनता है तब भी उनको कंसेंसस से काम करना पड़ता है। बहुत बार देखिएगा कि कोलिशन का गवर्नमेंट अगर बनता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, ठीक है। हो सकता है कि उनके इंडिविजुअल्स पार्टी का आइडियोलॉजी कुछ डिफरेंस भी हो, लेकिन जब वो कोलिशन में है तो देखिएगा कि जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा या कॉमन मैनिफेस्टो भी उनका इलेक्शन के दौरान निकलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों यानी पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक फीचर है कि डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी एग्जीक्यूटिव को यह जो है राइट है कि अगर इलेक्शन लेजिस्लेचर का टाइम पूरा नहीं भी हुआ है तो वो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकते हैं डिजोल्व करने का समय से पूर्व ही, और एक नए इलेक्शन के लिए जो है आप कह सकते हैं कॉल कर सकते हैं, यानी जो है नया चुनाव करने का रिकमेंडेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी फीचर्स है। एक और फीचर्स है सेक्रेसी का, ठीक है। आपको जैसे बताया कि जो है जब कभी भी मिनिस्टर जो है ओथ लेते हैं तो दो तरीके का ओथ लेते हैं, ठीक है। एक तो अपने ऑफिस का ओथ लेते हैं, ठीक है, और प्लस सेक्रेसी का लेते हैं, ठीक है। दोनों चीज का लेते हैं। ये ओथ किसके सामने लेते हैं, या तो प्रेसिडेंट के सामने लेंगे या अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर के सामने लेंगे। देखिए होता क्या है, एज ए एग्जीक्यूटिव एज ए मंत्री बहुत तरीके का इंफॉर्मेशन जो है आपके पास कॉन्फिडेंशियल एक तो फर्स्ट ऊपर में चर्चा किए कि किस तरीके से हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है। तो आपको जो कैबिनेट के अंदर जो डिस्कशन हुआ है उसको पब्लिक नहीं करना है, या इंडिविजुअल्स जो ओपिनियन है उसको आपको प्रकट नहीं करना है। वन वॉइस प्रिंसिपल, यानी जो कैबिनेट का जो भी पब्लिक ओपिनियन होगा वो एक होगा, पब्लिक के सामने जो बोला जाएगा वो एक ही बात बोला जाएगा। साथ अगर आप देखिएगा कि एज ए एग्जीक्यूटिव या एज आप समझ के चलिए प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत सारे मैटर ऐसे हो सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, आपको जानकारी हो सकता है, उनको डिफेंस मैटर का जानकारी हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानकारी हो सकता है, कैबिनेट के अंदर जो डिस्कशन हुआ वो जानकारी हो सकता है। तो इसके कारण क्या है कि आपको वो सिक्रेसी जो है दिलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ताकि किसी भी प्रकार का जो सेंसेटिव इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं चला जाए, इसलिए जो है आपको इन सेक्रेसी का जो है शपथ जो भी एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको दिलाया जाता है। बहुत तरीके का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है एसेस हो सकता है एज ए एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो एसेस हो सकता है, इंटेलिजेंस का इनपुट आपको हो सकता है, ठीक है। तो साथ ही आप नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है में किस तरीके का फीचर्स होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी अमेरिका में अगर आप देखिएगा तो अभी जो मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप इमेजिन कीजिएगा तो वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, यानी
डोमिनेंट रोल में होते हैं, जो ज़्यादा शक्ति होता है वहाँ के प्रेसिडेंट को, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जिस तरीके से हमारे कंट्री में आप देखें कि एग्जीक्यूटिव किस तरीके से जो है मेंबरशिप होना चाहिए, डबल मेंबरशिप का कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, यहाँ नहीं है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट तरीके से रहेंगे, और ये कह सकते हैं कंप्लीट जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि अभी जो प्रेसिडेंट होंगे और जो सेक्रेटरीज होंगे, देखिए अमेरिका में क्या है कि जो सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आप मिनिस्टर को इमेजिन करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर आप देखिएगा जब कभी भी न्यूज में तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके आएगा, तो ठीक है। तो वो जो होते हैं वो वहाँ के जो लेजिस्लेटिव है, वहाँ का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नॉन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो है स्टेबिलिटी पर फोकस है, तो एक्सिक्यूटिव जो है किसी भी तरीके का लेजिस्लेचर के प्रति जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एक ही केस में जो है उनको हटाया जा सकता है, जब एक कंसेप्ट है इम्पीचमेंट का, अन्यथा जो है वहाँ जो है एक्सिक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के प्रति जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं। इंडिया में आपको हम बताएं कि किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, या वेरियस तरीके के टूल्स हैं जो पार्लियामेंट वाला टॉपिक में और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक फिक्स टेन्योर है, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फिक्स टेन्योर होता है, और कांग्रेस के द्वारा, यानी कांग्रेस कहने का मीनिंग है कि जो वहाँ का लेजिस्लेचर है उनके द्वारा जो है एक्सिक्यूटिव को नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट अगर जो है इम्पीचमेंट का एक प्रोसीजर है, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप जो है फिर अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया जो बहुत सीरियस है, तब उसके लिए एक प्रोविजन दिया गया है इम्पीचमेंट का, राष्ट्रपति को हटाया जाने का। उसके अलावा वो जो है वहाँ पर राष्ट्रपति को हटाया जाना, आप मान के चल सकते हो, बहुत ही डिफिकल्ट है। और ऐसा है कि अमेरिका का अगर आप एग्जाम्पल लीजिए तो इतने आप कह सकते हैं कि सालों में कोई भी राष्ट्रपति को अभी तक इम्पीच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोअर हाउस को डिजोल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आप देखे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड कर सकते हैं तो लोकसभा डिजोल्व हो जाता है, चुनाव में जा सकता है, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी अमेरिका में किस तरीके से चुनाव होते हैं उसके बारे में एक बाद में एक जो है वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ आप देखिएगा कि किस तरीके से चुनाव होता है, प्रक्रिया भी बहुत तरीके का अलग है वहाँ। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसके मेरिट क्या है। देखिए जैसा अभी तक के डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि हार्मोनी रहेगा लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव में, क्योंकि एक्सिक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर का एक पार्ट है यहाँ पर, इसलिए हार्मोनियस रिलेशन रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट जो है कम से कम रहेगा। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी आपको अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अकाउंटेबल रहेगा। मिनिस्टर्स जो है आपका या काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट के प्रति जो है रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। हम लोग यह डिस्कशन किए कि वेरियस तरीके के टूल्स होता है पार्लियामेंट के पास, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, डिस्कशन हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, उसके द्वारा अकाउंटेबल जो है बनाया जाता है आपका जो एक्सिक्यूटिव है, ठीक है। उस साथ ही क्या करता है ना कि डेस्पोटिज्म को भी ये रोकता है। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति के हाथ में जो है पावर होता है। जैसे यहाँ पर मिनिस्टर जो भी होंगे इलेक्टेड होंगे, अमेरिका में आप देखिएगा जिसको सेक्रेटरी, जिसको आप बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उनको जो है अपॉइंट करते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि वो इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है। मान के चलिए फॉरेन आप विदेश मंत्री बनाना है तो वो पता चल कोई एक्सपर्ट है उनको वो बना सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से डिफेंस के कोई अगर एक्सपर्ट है तो उनको बना सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास पावर है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पे नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो अथॉरिटी है वो आप कह सकते बटा हुआ है, मिनिस्टर्स जो है वो खुद भी इलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है डिक्टेटरशिप की तरफ मूव नहीं कर सकते, इसका आप कह सकते हैं चांसेस कम रहता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, यानी डिक्टेटरशिप का जो टेंडेंसी है आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में कम दिखेगा, क्योंकि जो पूरा जो अथॉरिटी है एक्सिक्यूटिव का वो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भेस्ट है, सिंगल इंडिविजुअल्स में नहीं है, जबकि आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो चीज़ें देखने को मिलेगा। उसी तरीके से एक पॉजिटिव है रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट, यानी जो है
सपोज किया जाए कि कोई रूलिंग पार्टी है, वो उसका मेजोरिटी लूज हो जाता है और अपोजिशन बहुत बार देखिएगा कि वो सरकार बना लेता है, ठीक है। तो उसमें हो सपोज किया जाए कि यानी कहने का मीनिंग है कि एक अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट है वो हमेशा जो है तैयार रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में। अब सपोज किया जाए कि कोलिशन का कोई सरकार है, सिंगल पार्टी का छोड़ दीजिए, कोलिशन का है कोई एक, जिसके कारण कि मान लिया जाए कि 50% से ऊपर इनको एमपी का समर्थन हो गया है। अब ये कोलिशन का जो में जो एक पार्टी है, अब ये सपोज करें कि अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट कर दे, तो यहाँ पर इनकी सरकार हो सकता है कि 50% से ऊपर हो जाए और ये सरकार बना दे। तो यानी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का भी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप कह सकते हैं इसके पॉजिटिव में रहता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम लोग पूर्व में चर्चा किए कि जो है जो भी सेक्शंस हैं, रिलीजन हैं, उनका अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन कराया जा सकता है। जैसे कैसे कराया जाता है, सपोज किया कोई एक्सिक्यूटिव बना रहा है, मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब रिकमेंड कर रहे हैं, मान लिया जाए कि 30 मिनिस्टर्स बना रहे हैं, तो वो ये आप देखिए उसमें ध्यान रखा जाता है कि किस रीजन के सारे इंडिया में सपोज किया जाए कि कोई तमिलनाडु से भी आपको मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, बिहार से देखने को मिलेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि सारे रीजन, सारे रिलीजन, तो यानी जो भी डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का बनाया जाता है। तो ये आपको यानी सभी जो सेक्शंस हैं, रीजन्स हैं सोसाइटी के, उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब है कि जो डिमेरिट क्या क्या है सर, आपको बताया कि जो शुरू में जब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव भी है। सबसे बड़ा बात है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मेजोरिटी पार्टी रूल है। मान लिया कोलिशन की सरकार है, उसको यह डर है वो पूरा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो जो भी पॉलिसी बनाएगा वो सर्वाइवल के लिए बना पाती है, ताकि मेरा 5 साल जो है टेन्योर पूरा हो जाए, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन नहीं हो पाता। तो ये आप कह सकते हैं जब अनस्टेबल गवर्नमेंट रहता तो उसका इफेक्ट जो है पॉलिसी पे भी पड़ता है। साथ ही कंटिन्यूटी नहीं रह पाता है, ठीक है। मान के चलिए कि अगर क्या होता है कि जब कोई उस तरीके का अगर रहता है कि सरकार को सरवाइव करना है, टेन्योर को जो है सिक्योरिटी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बन पाता है। और जब कभी भी रूलिंग गवर्नमेंट चेंज होता है तो अपोजिशन पार्टी जो अगर आती है तो बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि जनता पार्टी जब सरकार में आई तो कांग्रेस के बहुत सारे पॉलिसी था चेंज कर दिया गया, उसी तरीके से वापस जब कांग्रेस आया तो फिर से जनता पार्टी के पॉलिसी को चेंज कर दिया। इसके कारण कंटिन्यूटी जो है आपको नहीं रह पाता है इस सिस्टम में, ठीक है। अगर हर 5 साल पर सरकार चेंज हो जाए तो इसमें आपको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी में और आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत बार 5 साल के अंदर ही सरकार चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर पॉलिसी में आपको कंटिन्यूटी नहीं कह सकते हैं कि कम रहेगा। उसी तरीके से डिक्टेटर ऑफ कैबिनेट, आप सपोज करके देखिए कि कोई रूलिंग पार्टी है, उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ठीक है। यानी सपोज किया जाए कि किसी को 2/3 से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनको आप कह सकते हैं कि उनके एमपी इलेक्टेड हो गए। तो जैसा कि अभी हम लोग आर्टिकल 368 स्टडी किए, जिसमें कि पार्लियामेंट को पावर है कि लगभग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है चेंजेस कर सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे, एक तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तरीके से, यानी सिंपल मेजोरिटी से, तो वो तो कोई भी जो सरकार में है वो उसके पास उतना कह सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका स्पेशल मेजोरिटी का कंसेप्ट है, वहाँ भी 2/3 का है, ठीक है। तो यानी अगर बहुमत में किसी को आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी आता है तो वो अपने तरीके से डिसीजन कह सकते हैं ले सकता है, और विपक्ष बहुत कमजोर हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ऑटोक्रेसी टेंडेंसी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव में आता है। उसके बाद है कि जो बैलेंस्ड ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है उसका आप कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट है, ठीक है। ये तो क्लियर ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है आपका पार्ट होते हैं लेजिस्लेटिव के, अलग अलग नहीं होते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट बाय एमेच्योर, यानी कि जो मिनिस्टर्स बन रहे हैं वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास चॉइस जो है लिमिटेड होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स आए हैं उसी में से बनाना है, या अगर किसी को बनाते हैं तो 6 महीने के अंदर जो है उनको मेंबरशिप जो है
आपको लेजिस्लेचर का लेना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या विधानसभा या विधान परिषद का। जैसा नेशनल आपका यूनियन का है तो लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट का है तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्यता उनको लेना होगा 6 महीने के अंदर। इसके कारण क्या होता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट ही हो, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के इच्छा पर है कि वो किसको सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कोई अगर एक्सपर्ट है, कानून मंत्री बनाना है, तो कोई लीगल एक्सपर्ट है उसको वो बना सकते हैं। वहाँ पर वो कंडीशन इम्पोज नहीं है कि उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक बेनिफिट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और ये निगेटिव जो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं कि हम लोगों का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आपका ब्रिटेन से एडॉप्ट किया गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इंडिया क्या है, रिपब्लिकन है। ये पूर्व के लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कशन शुरू से ही कर रहा है कि हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होते हैं, यानी राष्ट्रपति, यहाँ कोई भी सिटीजन जो है वो बन सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वह मोनार्कियल सिस्टम है, यानी हेरिडेटरी सिस्टम है। तो ये एक फर्स्ट डिफरेंस है। उसके बाद इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका पावर सीमित है। आपको ब्रिटेन में पता है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम और सोवरेन है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कंसेप्ट है। सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो भी कानून पास हो सकता है, किसी भी पुराने कानून को बहुत आसानी से चेंज कर सकता है। संविधान में अगर कोई चीज़ है तो चेंजेस किया जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से, यानी पार्लियामेंट वहाँ सुप्रीम है। जबकि यहाँ पर पार्लियामेंट कुछ भी कानून नहीं बना सकता। जैसे देखिए 4 तरीके का रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान में जो प्रावधान दिए गए उसी के अनुसार से कर सकते हैं। उसी तरीके ब्रिटेन में देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान नहीं है। उसी तरीके से फेडरलिज्म से कैसे आप कह सकते हैं पार्लियामेंट का पावर कम हुआ, क्योंकि लिस्ट बना हुआ कि कौन से स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकता है कानून, यूनियन लिस्ट में बना सकता है, यानी शक्तियों का विभाजन है। तो आप कह सकते हैं कि इसका अब जो पावर है वो लिमिट हो रहा है, कम हो रहा है। उसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, यानी अगर कोई कानून बनाया जाता है तो जुडिशरी भी रिव्यू करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस उनका वायलेशन तो नहीं हुआ है, तो ये भी एक लिमिटेशन लगता है। उसी तरीके से फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है। देखिए आर्टिकल 13 में हम लोग इस बात को स्टडी किए थे कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट करता है, ठीक है। तो यानी इस तरीके के, यानी पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, उस पर चेक है, लिमिटेड पावर है, ठीक है। लिमिटेड मतलब कहने का मतलब है इतना तरीके का चेक लगाया गया। यानी ब्रिटेन में जितना सुप्रीम एंड सोवरेन है पार्लियामेंट, उतना पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, सुप्रीम नहीं है। इस पर चेक है वेरियस तरीके के, तो ये हम डिस्कशन किए, ठीक है। उसी तरीके से जो है मिनिस्ट्रियल जो मेंबरशिप है, यहाँ पर जो कोई नॉन एमपी है वह भी मिनिस्टर बन सकते हैं 6 मंथ के लिए, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसी तरीके से ये इंडिया में है कि प्राइम मिनिस्टर वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, जबकि ब्रिटेन में जो है लोअर हाउस का ही मेंबर होना होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स उसको बोलते हैं, उसी का मेंबर होना होगा। उसी तरीके से शैडो कैबिनेट का एक कंसेप्ट है वहाँ पे ब्रिटेन में, जो हमारे इंडिया में नहीं। शैडो कैबिनेट कैसे होता है, जैसे सपोज किया जाए कि होम मिनिस्टर है, तो वहाँ पर एक होते हैं जो विपक्ष जो होंगे, जो अपोजिशन पार्टी हैं, उनके द्वारा भी बनाया जाता है। आप कह सकते हैं शैडो होम मिनिस्टर, ठीक है। उसी तरीके से शैडो फॉरेन मिनिस्टर। अब आपको लगेगा इनका क्या काम है। इनका देखिए काम ये रहता है कि सपोज किया जाए कि वित्त मंत्री को निर्माण कर रहे हैं कोई पॉलिसी का, तो उनके एक एक एक्शन पर आप कह सकते हैं कि फॉलो करना, उसके बारे में जो है संसद में उसको चर्चा कराना, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक मिनिस्टर हैं तो वो तो सरकार में है ही, लेकिन उनको आप कह सकते हैं कि फॉलो अप करते हैं शैडो मिनिस्टर। यानी जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रहा है उसका बहुत क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि एक मिनिस्टर है तो एक शैडो मिनिस्टर भी है, तो जो भी निगेटिव रहेगा वो जो है बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं स्क्रूटनाइज हो जाएगा, क्रिटिकली एग्जामिन हो जाएगा। और साथ ही यहाँ तक सीमित नहीं है, मान लीजिए पॉलिसी में अगर कहीं कुछ ये आपको लग रहा है निगेटिव है या नेशनल इंटरेस्ट में है, तो वो अल्टरनेटिव पॉलिसी भी जो है वो सजेस्ट करते हैं।
और ये शैडो कैबिनेट किनके द्वारा बनाया जाता है? जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं उनके द्वारा जो है बनाया जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन वही होते हैं जो अपोजिशन पार्टी में सबसे बड़ी जो पार्टी है उनके जो सीनियर एमपी होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट का एक्शन है उसको क्लोजली वॉच करते हैं, मिस्टेक जो भी होगा, फेलियर जो भी होगा उसको वो बताते हैं, अल्टरनेटिव पॉलिसी भी बताते हैं, ठीक है। सरकार के प्लस क्या होता है कि कल के डेट पे मान लीजिए जो शैडो मिनिस्टर है, एक पार्टी जो अभी अपोजिशन में नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है कि वो जो है चुनाव जीतने के बाद सरकार में आ जाए, तो उनके पास मिनिस्ट्रियल का एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस पहले से रहे, ऑल द वो शैडो के रूप में रहे। तो ये एक्सपीरियंस जब वो रियल में अगर बनते हैं फ्यूचर में तो उनको जो है बेनिफिट होगा और कंट्री के भी हित में रहेगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा। तो ये आप कह सकते हैं बहुत अच्छा सिस्टम है। प्लस जो डिबेट का जो लेवल होगा लेजिस्लेचर में वो बहुत कह सकते हैं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पता होगा मिनिस्टर्स को भी पता होगा कि इस पर जो है क्वेश्चंस किए जाएंगे और अच्छे तरीके से वो तैयार होके आएंगे और बेहतर पॉलिसी होगा। तो आप कह सकते हैं एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि इंडिया में इसमें नहीं है, ठीक है। अब बस शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि इसको एक जितना डिस्कशन किए उसको एक समरी कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं, सारे आपको डिस्कशन है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कशन किए, पॉलिटिकल होमोजेनिटी भी डिस्कशन किए, डबल मेंबरशिप भी डिस्कशन कर चुके हैं, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, फ्यूजन ऑफ पावर, सारे पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं। पॉजिटिव में जैसा कि है हार्मोनी रहेगा लेजिस्लेचर और एक्जीक्यूटिव के बीच, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगा, डेस्पोटिज्म से प्रिवेंट करेगा, वाइड रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा, ठीक है। डिमेरिट क्या क्या हुआ ये भी डिस्कशन किया कि अनस्टेबल गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर एंड जो है गवर्नमेंट जो है एमेच्योर के द्वारा, क्योंकि आपको एक्सपर्ट इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के पॉजिटिव क्या है? सिंगल एक्जीक्यूटिव है, ठीक है। उसके बाद जो है पावर ऑफ आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, आप अच्छे से वहाँ पर कंप्लायंस हो जाता है, सिक्योर आपको टर्म रहेगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, नॉन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ठीक है। सिंगल मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का डोमिनेशन रहेगा, डिस्कशन किया डिटेल से। नो डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी वहाँ पर कांग्रेस जो है वो एक्जीक्यूटिव को जो है डिजोल्व नहीं कर सकता, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो डिजोल्व नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसी में जो आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी रहेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट में है वो एक्सपर्ट को लाया जा सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो अपना जो कैबिनेट होगा किनको किनको बनाना चाहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो वो एक्सपर्ट को ला सकता है, ठीक है। निगेटिव में क्या रहेगा कि आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल अलग अलग तरीके से जो है उनका इलेक्शन होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। रेस्पॉन्सिबल उतना नहीं मिल सकता, स्टेबिलिटी है तो ठीक है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट जितना पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को वो डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। नैरो रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक निगेटिव है। यहाँ पर हम डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से वाइड रिप्रेजेंटेशन जो है आपको वेरियस सोसाइटी का, हेट्रोजेनस सोसाइटी का पार्लियामेंट्री सिस्टम में अडॉप्ट किया जा सकता है। तो इतना डिस्कशन हम लोग किए, इससे आपको उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में आपको जितना भी फीचर्स है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद जब फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे तब आप देखिएगा और अच्छे से समझ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि गवर्नेंस सिस्टम पर जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं तब बहुत इजीली आप उन चीज़ों को सोल्व कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में प्रायः जो है एक दो क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं, ठीक है। फीचर्स को आपका उस स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि किस तरीके से सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है, या जो भी है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के आए वो हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ, तब आपको हेल्प होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज चल रहा है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। किसी भी प्रकार का अगर आपको सजेशंस लगता है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आने वाले वीडियोज़ में आपके सजेशंस को हम लोग एकोमोडेट करते हुए एक बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। तो थैंक यू वेरी मच।